हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है, यानी ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर आने की परमिशन देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं क्योंकि ये लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का लिपिड मिलता है जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें दो मेन पार्ट दिखेंगे। फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर हीटिंग। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड हमें दो लेयर में नजर आएगा। एक सेल के बाहर की स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जो सेल के अंदर की स्पेस है वहाँ भी वाटर प्रेजेंट होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी तो सेल के बाहर वाली साइड पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेल के बाहर की साइड पर एक हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट है। लेकिन सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल के अंदर वाली साइड पर हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो लेयर है वो अनस्टेबल हो जाएगी क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो लिक्विड के साथ एक्सपोज हो रहा है। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की लेयर है वो एक बाइलेयर बनाकर रखती है। लिपिड की बाइलेयर होने की वजह से दोनों एंड्स पर जहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है वहाँ पर एक हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट है, यानी वाटर लविंग पार्ट प्रेजेंट है। इससे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता और ये मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी हम एक प्रोटीन को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कितनी आसानी से रिमूव कर पाएंगे उसके बेसिस पर हम प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिस प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उसे हम इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहेंगे, और जिस प्रोटीन को रिमूव करना ईजी होगा उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है वो पूरी लेयर में प्रेजेंट है, इसीलिए उसे रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। और जब पेरिफेरल प्रोटीन है वो बिल्कुल आउटसाइड पर प्रेजेंट है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सेल सिग्नलिंग और रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी दो टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर एक प्रोटीन पर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर लिपिड पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो हम उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन पर दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो ये है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अगर हम सभी कंपोनेंट्स की परसेंटेज की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट सेल्स के साथ डिफरेंट हो सकती है। तो एनसीईआरटी में हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है आरबीसी का, उसे हमें याद करना है। तो आरबीसी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन प्रेजेंट है और 40% लिपिड। अब हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का ये इम्प्रूव्ड मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से हमें पता लगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है उसका क्वासी फ्लूइड नेचर है, यानी सेमी लिक्विड टाइप का नेचर है, वो कम्प्लीटली लिक्विड नहीं है। क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्रोटीन है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकता है, यानी प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट देखने को मिलती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कह सकते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक रिजिड वॉल नहीं है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को हम आइसबर्ग ऑन ओशन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जो ओशन है वो लिपिड की बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो उसके ऊपर आइसबर्ग प्रेजेंट है वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस तरह से आइसबर्ग ओशन के अंदर फ्लोट करता रहता है उसी तरह से जो प्रोटीन है वो भी लिपिड की बाइलेयर में लेटरल मूवमेंट शो करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ,
सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट जैसे फंक्शंस करवाती है। इसके अलावा इंटरसेलुलर जंक्शंस का फॉर्मेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है। अब इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या हैं? तो ये चैनल्स हैं जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ताकि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है वो एक सेल से दूसरे सेल में हो सके। तो इन सभी फंक्शंस को प्रॉपरली करवाने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है वो बहुत हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि किस टाइप का लिपिड प्रेजेंट है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड लिपिड ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वो थोड़ी रिजिड मेम्ब्रेन होगी, तो उसका कम फ्लूइड नेचर होगा। इसी तरह से अगर अनसैचुरेटेड लिपिड ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो ज़्यादा फ्लूइडिटी शो करेगी। सेकेंड फैक्टर इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का एक फंक्शन हम जानते हैं कि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एक बफर की तरह काम करता है और इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बार हम ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में समझते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम एक मॉलिक्यूल को उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन के अलोंग ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यानी एनर्जी का यूज होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट फर्दर दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में बिना किसी कैरियर या फिर हेल्पर की नीड के ट्रांसपोर्ट हो जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन, यानी हाई टू लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर गैसेज हो गई वो अलोंग द कंसंट्रेशन सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। इसी तरह से कुछ अमाउंट में जो वाटर है वो भी सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फर्दर टू टाइप्स का है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दो टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में जो प्रोटीन है वो सिर्फ एक चैनल प्रोवाइड करता है, यानी एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो मॉलिक्यूल है वो उस पाथ के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वहीं जो कैरियर प्रोटीन है वो अपनी शेप को चेंज कर कर ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। चैनल प्रोटीन का फेमस एग्जाम्पल है वाटर चैनल। एक्वापोरिन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल मिलकर ये चैनल बनाते हैं और इस चैनल की हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह से जो कैरियर प्रोटीन है वो अपनी शेप को चेंज कर कर ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी का यूज कर कर सोडियम और पोटेशियम को उनकी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करता है? तो जो सोडियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती है और सेल के बाहर ज़्यादा होती है। तो ये पंप एक एटीपी का यूज कर कर 3 सोडियम के आयन्स को उसकी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी सेल के अंदर से इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह से जो पोटेशियम है उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है। तो ये पंप बाहर से यानी लोअर कंसंट्रेशन से पोटेशियम को हायर कंसंट्रेशन यानी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अब इन दोनों आयंस का ट्रांसपोर्ट एक साथ होता है, यानी एक एटीपी की हेल्प से 3 सोडियम बाहर की साइड ट्रांसपोर्ट होंगे और 2 पोटेशियम अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसी के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उसकी स्टडी हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आप कौन से माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो? तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipids
are phospholipids that are arranged in a bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipid, membrane also contains cholesterol. Later, biochemical investigations clearly revealed that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. In human beings, the membrane of erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. सेल मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. जो लिपिड्स हैं वो मेनली फॉस्फोलिपिड्स हैं और वो बाइलेयर में अरेंज है, यानी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर प्रेजेंट है. फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होने की वजह से जो पोलर हेड है वो आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट होता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, जिससे जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो एक्वस एनवायरनमेंट से बची रहती है. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है. ह्यूमंस के रेड ब्लड सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है. अब एक प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कितनी इजीली बाहर निकाला जा सकता है उसके बेसिस पे प्रोटीन दो टाइप के हैं. जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है वो दो लेयर्स में प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि पूरी मेम्ब्रेन के अंदर बरीड है. ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन. इसके अलावा सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं. लिपिड के ऊपर आपको शुगर अटैच दिखेगी और कोलेस्ट्रॉल दिखेगा. इस स्ट्रक्चर को हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं. एन इम्प्रूव्ड मॉडल of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. तो सिंगर एंड निकोल्सन ने इम्प्रूव्ड मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का. अब इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड है उसका एक स्पेशल नेचर है, इसे हम क्वासी फ्लूइड नेचर कहते हैं. यानी जो लिपिड की कंसिस्टेंसी है वो सेमी फ्लूइड की तरह है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन इस लिपिड के अंदर बरीड है उसकी लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है. यानी जो प्रोटीन है वो एक जगह पर फिक्स नहीं है बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव कर रहा है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं. अब जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फ्लूइड नेचर की वजह से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर पाती है. जैसे कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to lower concentration. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है तो ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस का ही मूवमेंट करवाती है बोथ साइड पर. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिना किसी एनर्जी के यूज़ के अलोंग द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गए, गैसेस. तो इस प्रोसेस को जिसमें किसी एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन. वाटर भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो वाटर के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. As the polar molecules cannot pass through the non-polar bilayer, they require a carrier protein
of the membrane to facilitate their transport across the membrane. तो polar molecules जो लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, उनके लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration. Such a transport is an energy-dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. अब कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी उन्हें उनकी लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसी के साथ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।